अहम तरीन खबर है जो हमारे पास पहुंची है कबूतर के जरिए। इमरान खान साहब ने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। शख्सियत कौन है, क्यों मिलना चाहते हैं? इमरान खान साहब का पहला रिएक्शन आया है डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। कौन सा कानून आपको जज, ज्यूरी और खुद ही जल्लाद बनने की इजाजत देता है? मरीम नवाज और इमरान खान ना दोनों एक दूसरे की कॉपी। नवाज शरीफ साहब अपनी ये सलाहियत अब खो चुके हैं, शेर बूढ़ा हो गया। शहबाज शरीफ साहब अगर रावलपिंडी लिखा हो ना तो कहेंगे भाईजान बस यहीं से कहानी स्टार्ट हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, अहम तरीन खबर है जो हमारे पास पहुंची है कबूतर के जरिए। थोड़ी देर में ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इमरान खान साहब से मुतल्लिक कि इमरान खान साहब ने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है और शख्सियत कौन है, क्यों मिलना चाहते हैं। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इमरान खान साहब का पहला रिएक्शन आया है, बाकायदा रिएक्शन डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। तो जरा मैं वो आपके साथ शेयर कर लूं। और बाय द वे इस वीडियो में आगे चल के मैं कोशिश करूंगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस भी जो है शेयर करूं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो जनाब इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से जो है ये ट्वीट है और ये बेसिकली डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब है। उसका कुछ हिस्सा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि अडयाला जेल से कौम के नाम पैगाम, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि 2025 इस कौम के लिए हकीकी आजादी का साल होगा। रिजीम चेंज के बाद मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई है, कारोबार बंद हो रहे हैं और नया सरमाया आने के बजाय सनतकार अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की जरूरत होती है। मईशत की इस बदहाली की 4 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, मुल्क में कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ का खात्मा। नंबर 2, इंटरनेट की बंदिश। नंबर 3, सियासी अदम इस्तेकाम। नंबर 4, दहशतगर्दी। मुझे अफसोस है कि डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से झूठ बोला है। कलअदम टीटीपी के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज खुद जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी, जिस पर मुराद सईद, नूरुल कादरी और कबायली इलाकों और मालाकंड से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने उसकी शदीद मुखालिफत की थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि मुकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर उठाया जाने वाला कोई भी कदम देर पा हल की तरफ नहीं लेकर जाएगा। काबीना के बाद इस वक्त की ऑपोजिशन को भी फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद पीडीएम हुकूमत को ब्रीफ किया गया था। अक्टूबर 2021 में जनरल फैज का तबादला हो गया और उसके बाद कभी यह मामला हमारे सामने नहीं उठाया गया, ना इस पर हमारे दौर में अमल हुआ। अगर आबादकारी से ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है तो मगरबी बॉर्डर के पार बमबारी क्यों की जा रही है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे की वजह से हालात काबू से बाहर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कुएं से पानी निकालते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मुस्तकिल हल के लिए अपनी कोताही और नाकाम पॉलिसियों का न सिर्फ एतराफ करना होगा बल्कि तस्हीह भी करना होगी। आईएसपीआर को जवाब तो मिलिट्री कोर्ट्स पर भी देना चाहिए। कौन सा कानून आपको जज, ज्यूरी और खुद ही जल्लाद बनने की इजाजत देता है? मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल शफाफियत पर मबनी नहीं होते। हमारे 2 मुतालबात बिल्कुल जायज और फौरी अमल दरामद के लिए हैं। 26वीं आईनी तरमीम को हमने इसलिए फौरी मुतालबात का हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि वो तवील काम है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा इकदाम नहीं लेती तो हमारी तरसीलात ज़र के बायकॉट की मुहिम पूरे जोर से जारी रहेगी। अच्छा, ये जो बाय द वे 26वीं आईनी तरमीम को हमने इसलिए फौरी मुतालबात का हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि वो तवील काम है। आपको याद होगा कि मैंने आपको खबर दी थी कि इस वक्त जो 4 मुतालबात जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बड़ा संजीदगी से गौर कर रही है, उसमें से एक जो है वो 26वीं आईनी तरमीम की वापसी है। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो सीनियर तरीन जो जज हैं यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी हम इसके ऊपर जो है अमल नहीं करेंगे या इसको पुश नहीं करेंगे, इसको बाद में जो है वो इसकी बारी आएगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि बेसिकली एक चीज आपको याद होगा, जिस दिन डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने उस वक्त मैंने भी ये बात पिन पॉइंट की थी कि अगर ये फैसला किसी का भी था तो ये अकेली कोई जो सिविलियन क़यादत है वो या प्राइम मिनिस्टर है, सिर्फ वो अकेले नहीं लेते। इस सारे मामले के अंदर अस्करी क़यादत भी उस वक्त की इन्वॉल्व है। तो अगर आपने एक्शन लेना है तो फिर आपको उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेना पड़ेगा या उनको भी बुरा भला कहना पड़ेगा कि जनाब आपने ये कदम क्यों उठाया। एक बात। दूसरा जनाब, अब एक बड़ी अहम खबर जो है वो कबूतर लेकर आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर से ये खबर लेकर आया है। आपको याद होगा कि मैंने पिछले दिनों भी थोड़ा सा इसका जिक्र किया था कि ये कोशिश की जा रही है पीटीआई की तरफ से कि जनाब मुलाकात जो है वो होनी चाहिए मौलाना फजल रहमान साहब की किसी तरह इमरान खान साहब से। तो इसकी कुछ मजीद डिटेल जो है वो सामने आई हैं और वो डिटेल्स कुछ इस तरह है कि बेसिकली इस मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार इमरान खान साहब ने खुद, वो मौलाना साहब से मिलना चाह रहे थे। ही वॉज ऑफ द इंप्रेशन कि 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जितनी हमने कोऑर्डिनेशन की है मौलाना के साथ और जितनी हमारी मुलाकातें हुई हैं और मौलाना ने जितनी हमें स्पेस दी है, उसके बाद शायद हम किसी मौलाना के साथ किसी ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस सारी चीज के अंदर इसी दौरान जो है वो मौलाना के लिए मैसेजेस भी आए और मैसेज भेजने वाले जो हैं, मतलब जिनके जरिए मैसेज कन्वे किया गया है, वो हैं जनाब असद कैसर साहब के जरिए जो है ये मैसेज आया है। और मेरी इत्तला के मुताबिक ये मैसेज कोई एक दफा नहीं आया बल्कि 2 दफा कम से कम ये मैसेज। और फिलहाल मैं फिलहाल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि फिलहाल मौलाना ने इनकार कर दिया है कि नहीं, मैं खान साहब से मिलने के लिए नहीं जाऊं। लेकिन उन्होंने अपने बारे में, मतलब JUFA ने ये कहा कि जनाब ये मिलने के लिए नहीं जाएंगे। कामरान मुर्तजा साहब जो JUFA के रहनुमा है, उन्होंने तो बाकायदा कहा भी है, लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरी जाती राय है। हमें ये खबर मिली है कि JUFA ने बाकायदा तौर पर यह फैसला किया कि नहीं, मौलाना साहब जेल नहीं जाएंगे इमरान खान साहब से मिलने के लिए। लेकिन उन्होंने ये प्रपोज किया कि जनाब हम अपना एक नुमाइंदा नॉमिनेट कर देते हैं, वो जाके मिल ले। अच्छा, अब नुमाइंदा भी जो नॉमिनेट किया है ना, वो भी पीटीआई की दुखती रख, वो मैं बताता हूं किस तरह। वो नुमाइंदे हैं जनाब नूर आलम खान साहब। नूर आलम खान साहब को जो है वो नॉमिनेट किया गया कि जनाब अगर आप मिलवाना
ही चाहते हैं तो हम नूर आलम खान साहब को भेजते हैं। अब नूर आलम खान साहब तो खुद पीटीआई छोड़ के आए, आप जानते हैं। वो आपको याद होगा वो जो 22 बंदे जो जिन्होंने पलटा मार लिया था, वो सिंध हाउस वाले सारे, नूर आलम खान साहब तो उसमें शामिल, इवन दो इन्होंने वोट नहीं डाला था लेकिन ये तो उसमें शामिल थे। तो इन्होंने तो पीटीआई को डिच कर दिया। तो उन्हीं के बारे में जेयूएफए ने कहा कि जनाब हम इनको भेज देते हैं ये खान साहब से मिलने। तो लेकिन उसे जो है इस प्रपोजल को रद्द कर दिया गया। ये मेरे पास जो खबर, मेरे पास कुछ खबर लेकर आया, मैं उसी तरह आपके। तो फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त इमरान खान साहब से मौलाना की मुलाकात नहीं हो पा रही। अच्छा, उसके बाद जो सोने पे सुहागा एक और चीज हो गई, वो ये हुई कि मौलाना ने जाके वोट भी डाल दिया 26वीं आईनी तरमीम पे। इवन दो मतलब मौलाना या जेयूएफए का एतराज ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरे इस प्रोसेस में शामिल रही है। इनकी जो रिजर्वेशन थी, इनकी सबसे बड़ी रिजर्वेशन तो यही थी ना, इनकी सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो इनको किसी आईनी बेंच का सरबराह ना बना दिया जाए और कुछ ऐसा ना हो। और तो वो नहीं हुआ, उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को वैसे चीफ जस्टिस बना दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है आईनी बेंच का सरबराह बना दिया। लेकिन बहरहाल ये वो वहां से भी थोड़ी सी जो है वो फ्रिक्शन पैदा होगी कि यार ये क्या हुआ है। मौलाना की वजह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी। वो मौलाना के ऊपर जो मेरे पास जो खबर है वो ये है कि पीटीआई के अंदर चंद सोर्सेज जो हैं वो ये डाल रहे हैं, और ये वो ग्रुप है, ज़हन में रखिएगा, पीटीआई के अंदर एक ऐसा ग्रुप मौजूद है जो एंटी मौलाना है। हर किस्म के ग्रुप्स मौजूद होते हैं, मतलब इवन दो यहाँ पे मौलाना की फेवर करने वाले असद कैसर साहब हैं जो मौलाना को बहुत फेवर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ग्रुप्स भी मौजूद हैं जो मौलाना से बहुत हद तक इख्तिलाफ करते हैं, जिसमें जाहिर बात है अलीमीन गड्डापुर साहब की अपनी लोकल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है सारे मामले के। तो फॉर द टाइम बीइंग अब ये मुलाकात जो है वो नहीं हो रही, लेकिन हो सकता है आगे जाके हालात बदल जाएं, जज्बात बदल जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि आपस में मुलाकात हो जाए। लेकिन ऊपर से ये भी हो गया कि वो जो मदरसों का रजिस्ट्रेशन का इशू था उसके ऊपर भी हुकूमत के साथ जो है वो सेटिंग होगी मौलाना साहब, और उस पर कल ही जो है वो सदर साहब की जानिब से सिग्नेचर भी हो गए। तो इसलिए ये खबर जो है वो हमने आपसे शेयर की है कि मौलाना की फिलहाल मीटिंग जो है वो नॉट हैपनिंग, एब्सोल्युटली नॉट जिसे कहते हैं। अच्छा जी, कुछ और भी खबरें जनाब शामिल करते हैं। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जनाब 2 जनवरी को होने जा रहा है, यानी कि जुमेरात वाले दिन, और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन कौमी सिविल सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जनाब सुबह 11:30 बजे जुमेरात वाले दिन जो है ये मुज़ाकरात होंगे और इन कैमरा ये इजलास होगा। सदारत इसकी स्पीकर अयाज सादिक साहब करेंगे और इस इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने जा रही है। ये बात हम आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं। तो 23 दिसंबर को पीटीआई और हुकूमती कमेटियों के दरमियान होने वाली पहली मुलाकात में मुज़ाकरात को जारी रखने का फैसला किया गया था। इसके अलावा जनाब पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से जंग ने यह रिपोर्ट किया है कि अहम पेशरत हुई है और पीटीआई ने मुशावरत के बाद 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रखने का फैसला किया है। पीटीआई रहनुमाओं की जुडिशल कमीशन बनाने और कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर मुशावरत हुई है। पीटीआई तहरीरी तौर पर 2 ही मुतालबात हुकूमती टीम के सामने रखेगी। पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन और जेलों में बंद अपने कारकुनों की रिहाई का तहरीरी मुतालबा सामने रखेगी। मेरी इत्तला के मुताबिक अगर मुतालबा कारकुनों की रिहाई का मान लिया जाएगा तो जुडिशल कमीशन की डिमांड से पीछे हट जाएगा। ये मेरी इत्तला, ये मैं खबर ऑलरेडी आपको वैसे दे। अच्छा जी, लेकिन फिलहाल मतलब ये होता है ना बेसिकली, मैंने अगर आपको याद होगा मैंने उसमें भी आपसे कहा था कि 10 डिमांडें रखें तो 5 या 6 अगर पूरी हो जाए तो बंदा कहता है जी मैं अपना काम कर ले। तो यहाँ पे भी बेसिकली 2 डिमांडें इसलिए आ रही। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात से मुतल्लिक ड्राफ्ट पर मुशावरत जो है वो जारी है और मुज़ाकरात में असीरान की रिहाई और कमीशन के क़याम का मुतालबा किया जाएगा। इमरान खान की रिहाई मुज़ाकरात का हिस्सा होगी या नहीं, फिलहाल इस पर फैसला नहीं हो सका कि क्या उनका नाम शामिल करना है बीच में या नहीं करना, इमरान खान साहब की रिहाई का। कुछ आपके क्वेश्चन जो हैं वो भी शामिल कर लेते हैं। शाहिद लतीफ़ साहब का सवाल है, मंसूर भाई आप हमारे सवाल का भी जवाब दे दिया करें प्लीज भाईजान, देने लगा है साहब। क्यों सहाफ़ी हज़रात डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तल्ख सवालात नहीं कर पाते, और अगर आपको मौका मिले उनसे सवाल करने का तो आप कोई 2 सवालात लाजमी बताइएगा। शाहिद भाई पहली बात तो ये कि आईएसपीआर के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, मैं वैसे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो आईएसपीआर के बीट रिपोर्टर्स कवर करते हैं, जो आमतौर पर डिफेंस की एक बीट है प्रॉपर, जिस तरह स्पोर्ट्स की बीट होती है, लॉ की बीट होती है, पॉलिटिक्स की या पॉलिटिकल पार्टीज की बीट होती है। पीटीआई का अलग रिपोर्टर होता है, नून लीग के लिए अलग होता है, पीपल्स पार्टी के लिए अलग होता है। इसी तरह आईएसपीआर के लिए या डिफेंस की बीट को कवर करने के लिए बिल्कुल अलग रिपोर्टर होता है। आमतौर पे वो रिपोर्टर्स वहां पे जाते हैं और उसको कवर करते हैं और उनका रेगुलरली आईएसपीआर आना जाना हो, या फिर अगर वो एंकर्स को बुलाते हैं तो वो दैट इज ऑन इनविटेशन। आईएसपीआर जो है वो खुद उनको इनवाइट करता है कि जी आप आइए और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कीजिए। तो एक जमाने में हमें बुलाया जाता था, रिसेंटली अब नहीं बुलाया जाता, उनकी मर्जी है, वो जैसा बेहतर समझे। मेरी डीजी आईएसपीआर से मुलाकात को भी कई महीने अब हो चुके हैं, मेरी दोबारा उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो बल्कि आई थिंक शायद इस मुलाकात को भी कम से कम शायद 1 साल हो गया हो मेरे ख्याल में, हाँ 1 साल बिल्कुल। डीजी आईएसपीआर से मेरी मुलाकात को कोई 1 साल हो गया, उसके बाद मेरी कभी मुलाकात। तो दैट्स हिज चॉइस, ऑब्वियसली नो वन कैन फोर्स कि वो किससे मिलना चाहें या किससे ना मिलना चाहें। हाँ जाहिर बात है क्वेश्चंस जो है वो अगर हमें मौका मिले, वैसे तो मेरे ख्याल में डीजी आईएसपीआर को इंटरव्यूज भी देने चाहिए, और अगर वो इंटरव्यूज दें तो फिर उनसे क्वेश्चंस जो है वो किए जा सकते हैं। क्वेश्चंस क्या होंगे ये तो बताऊं, क्वेश्चन पहले थोड़ी को बताता है कि मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, तो क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल में आप मेरे इंटरव्यूज को देख के अच्छी तरह आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे क्वेश्चंस किस किस्म के होते हैं। मतलब जाहिर बात है मेरा पूरा करियर आपने आपकी मर्जी, आप जो मर्जी राय रखिए, लेकिन यू नो माय स्टाइल ऑफ क्वेश्चन। नासिर गफूर साहब का सवाल है कि जनाब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान
कब मुहज़्ज़ब दुनिया के तौर पर पहचाना जाएगा? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम पाकिस्तानी पुरअमन एहतजाज करें और हुकूमत उसको एहतजाज समझकर मुतालबात को पूरा करे? नासिर भाई, उसके लिए जो है ना अपने दिमागों की मेमोरी चिप को निकालना पड़ेगा। मसला ये है, दिमागों की मेमोरी चिप को निकालना पड़ेगा। उसमें बहुत कुछ जो पुराने जख्म हैं वो निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस वक्त जाहिर बात है रिसीविंग एंड पे है ना, तो वो समझती है कि जनाब उनके साथ ज्यादती हो रही और वो कहते हैं कि जनाब रूल ऑफ लॉ का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, हमारे लोगों को उठा लिया जाता है, हमारे अगेंस्ट केसेस बनाए जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में कल को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कभी हुकूमत में आई, आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या होता, लेकिन अगर आपके ख्याल में कल को कभी ये हुकूमत में आई तो आपके ख्याल में भूल जाएगी सारा ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भूल जाएगी कि नहीं वो छोड़ो आगे चलें? कोई नहीं भूलता, सब याद है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं जितना को जानता हूं, मैं ये नहीं क्लेम करता कि मैं बहुत ज्यादा इन लीडरों को जानता हूं, लेकिन मुझे कभी कभार लगता है कि मरीम नवाज और इमरान खान ना पर्सनालिटी के लिहाज से कम दोनों एक दूसरे की कॉपी, बिल्कुल दोनों रिवेंजफुल हैं, दोनों जो है वो पुरानी बातों को भूलते नहीं है और जेन में रखते हैं कि हमने बदला लेना है। मैं मरीम नवाज के हवाले से बिल्कुल ये बात कहता हूं और मैंने खान साहब के हवाले से भी देखा कि खान साहब भी जो है ना वो होता है आपकी पर्सनालिटी के अंदर होता है, कुछ लोग बड़े दरगुजर करने वाले होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। नवाज शरीफ साहब के अंदर मुझे फिर भी एक एलिमेंट नजर आता है कि शायद कुछ हद तक उन्होंने एज के साथ साथ जो है वो अपने अंदर एक चीज डेवलप कर ली है कि वो कुछ चीजों को भूल जाते या भुला देना चाहते। तो मतलब आप कभी सोच नहीं सकते थे, जाहिर बात है जो हमारी यंग लॉट है उसे तो इतना नहीं पता, लेकिन जो लोग अबव 40 है, मेरा ख्याल अबव 35 या अबव 40 हैं, वो इस पे जरूर कमेंट्री कर सकते हैं कि एक जमाने में आप कभी सोच नहीं सकते थे कि ये आसिफ अली जरदारी और ये शरीफ खानदान जो है वो इकट्ठा बैठे या वो एक ही जगह पे बैठ के जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं या आपस में इत्तेहादी होंगे, कोई नहीं सोच सकता। आपस में इतनी सवेर हो गया, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल। तो अल्लाह करे खान साहब के अंदर भी कोई तब्दीली आए और मरीम नवाज के अंदर भी कोई तब्दीली। लेट्स सी। मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब का लोधना से सवाल है, आप मौलाना फजल रहमान को बाकी लीडरों में और जमीयत उलमा इस्लाम को बाकी जमातों में किस तरह देखते हैं? जवाब लाजमी दिया। सिद्दीकी साहब, मौलाना साहब देखिए, मैं तमाम सियासी लीडरों के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, मैं समझता हूं कि ये जो पाकिस्तान का जो एक कैनवस है ना, अगर आप उसे एक पेंटिंग के तौर पर तस्वुर कीजिए तो ये सारे सियासी लीडर बशमूल इमरान खान, बशमूल नवाज शरीफ, बशमूल मौलाना फजल रहमान, बशमूल आसिफ अली जरदारी, ये सब एक एक रंग है उस कैनवस। आपको हो सकता है कोई रंग पसंद हो, आपको हो सकता है कोई रंग बुरा लगे, आपको हो सकता है कि ये फील हो रहा हो कि इस पेंटिंग के अंदर ये वाला रंग बहुत ज्यादा होता है ना, जरूरी तो नहीं होता कि सारे के सारे रंग जो है वो बराबरी के साथ ही वहां पे लगाए गए हों, उस पेंटिंग का हिस्सा हो, कोई रंग ज्यादा होगा कोई कम होगा, लेकिन वो रंग जरूरी हो, उसके बगैर वो पेंटिंग कंप्लीट नहीं होती। वो जो छोटा सा रंग भी जो होता है ना, अगर वो वहां पे मौजूद ना हो तो जो रंग बड़ा है उसकी बड़ाई का पता नहीं लगता कि ये ज्यादा है जब तक वो छोटा सा। तो ये सब ये रंग है, ये हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से रंग है। कोई आपको रंग पसंद होगा कोई नहीं होगा, लेकिन ये सब रंग जरूरी है। मैं कभी भी किसी पाकिस्तानी सियासतदान के बारे में ये बात पसंद नहीं करता कि उसको कह दिया जाए कि जनाब इसको माइनस कर, नहीं, चाहे वो कोई भी हो, इवन इमरान खान क्यों ना हो, हम उन पर क्रिटिसाइज करेंगे, उनके बारे में बताएंगे आपको कि नवाज शरीफ ने क्या गलतियां की, इमरान खान ने क्या गलतियां की, लेकिन ये आपके पॉलिटिकल लैंडस्केप का जुज और ये बेवकूफी और गलती होती है कि आप ये कहें कि आप इनको निकाल दें, इनको माइनस कर। मौलाना साहब पाकिस्तान के अंदर एक दीनी जो तबका है पाकिस्तान के अंदर, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग उनको अपना लीडर मानते हैं। हो सकता है अर्बन एरियाज के अंदर मौजूद लोग ना पसंद करते हो, उनकी मर्जी है, लेकिन हमारे मदरसों से ताल्लुक रखने वाले बहुत से तलबा और दीनी तबके से ताल्लुक रखने वाले बहुत से अफराद जो हैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं और उनका एक वोट बैंक है। तो मैं नहीं समझता कि उनके बगैर जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो। आसिफ हकीम साहब का सवाल है, उन्होंने कहा मंसूर भाई आपसे सवाल है कि पाकिस्तान को कमजोर करने में किस सियासी पार्टी का किरदार है? आसिफ भाई गलतियां सबने की, ये इवन पीपल्स पार्टी ने भी की है, पीटीआई ने भी की है, नून लीग ने भी की है, सबने गलतियां की भाई। मैं यही तो बता के थक जाता हूं। मुझे इन ये जो जिनको मैं लौंडा लपाड़ा कहता हूं, मुझे किस बात का एतराज है? इसी बात का होता है कि ये जिस पार्टी के साथ चिपके होते हैं ना स्टिकर की तरह, ये बेसिकली ये वो स्टिकर इसलिए चिपके होते हैं साथ कि वो उनकी बुराइयों को छुपा रहे हो। खुद इतना बड़ा बन के ना सामने यूं करके स्टिकर, वो जैसे आप बैंडेज नहीं आप लगा लेते, अब इधर आपको कोई कट लग जाए तो आप ऊपर बैंडेज लगा लेते, ये बैंडेजेस हैं जो आप तक बेसिकली वो जो निशान है ना उन पार्टियों के, वो आपको दिखाना नहीं चाहते। हाँ, लेकिन यही बैंडेजेस जो है वो दूसरे की हर बुराई आपको बताएंगे, इसमें ये बुरा है, उसमें वो बुरा है, इसमें सबसे गलतियां हुई हैं, सब में प्रॉब्लम्स भी हैं, सब में अच्छाइयां, क्योंकि हमारी ही तरह के वो लोग, जिस तरह हम इंसान है ना, हमारे अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। मेरे अंदर, चले मैं और किसी की क्या बात करनी भाई, मैं अपनी बात कर, मुझसे मेरे अंदर भी बहुत सी बुराइयां और गलतियां हुई, ऐसी कौन सी बात। अब मेरी उम्र 45 साल हो गई, आपके ख्याल में 45 साल की उम्र में मैंने कोई गलतियां नहीं की होंगी? बहुत की हों, लेकिन हो सकता है कुछ अच्छे काम भी की हों। मैं यही एक डेफिनेशन होती है इंसान। तो आप इसी को ब्रॉडर एस्पेक्ट में, हमारी सियासी जमातों से भी बहुत गलतियां हुई, लेकिन बहुत अच्छे काम भी किए हैं। दस्तार शफी साहब का सवाल है, उन्होंने कहा मंसूर साहब मुल्क की सियासी सूरत हाल और मौजूदा क़यादत के बारे में आपसे एक सवाल है। एक कैटेगरी उन लीडर्स की होती है जो नविश्ता दीवार फौरन पढ़ लेते, दूसरी कैटेगरी उन लीडर्स की होती है जो नविश्ता दीवार पढ़ने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं रखते, तीसरी कैटेगरी उन लीडर्स की होती है जो दीवार की दूसरी तरफ जानिब भी देखने की सलाहियत रखते हैं, जबकि चौथी कैटेगरी उन लीडर्स की होती है जिनको दीवार ही नजर नहीं आती। आपके ख्याल में पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत जिनमें शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान शामिल है, किस किस कैटेगरी में फॉल कर? मेरी नजर में या इनकी अपनी नजर में? इनकी अपनी नजर में तो ये वो लोग हैं जो सब के सब दीवार की दूसरी तरफ देखते हैं मेरी नजर। लेकिन नवाज शरीफ साहब, मुझे ये फील होता है कि नवाज शरीफ साहब अपनी ये सलाहियत अब खो चुके हैं कि वो दीवार की, एक जमाना था अब मुझे लगता है कि शेर बूढ़ा हो गया। मुझे ये बात है, मैं कोई ऑफेंसिव तरीके से नहीं कह रहा, प्लीज ये मत समझिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब एज का एक फैक्टर आ गया, ही हैज लॉस्ट टच विद हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। मुझे ये फील। इमरान खान साहब जो है उनको दीवार ही नजर नहीं आ रही, वो समझते दीवार की दूसरी तरफ क्या देखना, मुझे तो दीवार ही नजर नहीं आ रही, मैं इतना पावरफुल। तो दीवार हमेशा वहीं पे होती, कुछ लोगों को दीवार नजर आ रही होती है, कुछ
कुछ लोगों को दीवार तब नजर आती है जब वो दीवार में वजते हैं जाके, जब उनकी टक्कर होती है दीवार, वो कहते हैं यहाँ पे तो दीवार। तो आसिफ अली जरदारी साहब, मैं समझता हूं कि वो दीवार की दूसरी तरफ देखने की सलाहियत अभी भी रखते। मैं मतलब उनकी पॉलिटिक्स के लिहाज से मेरे ख्याल में ही प्लेज हिज कार्ड्स वेरी वेल। ये जो चार नाम आपने दिए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान, मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी दीवार की दूसरी तरफ देखने की सबसे बेहतर सलाहियत है, क्योंकि उसमें इमोशंस इन्वॉल्व, वो अपने इमोशंस पे काबू पाके बात। इमरान खान साहब इमोशनल हो जाते, ये अच्छी ये सलाहियत भी के तौर पे भी लिया जा सकता है, ये कमजोरी के तौर पे। शहबाज शरीफ साहब को दीवार पे सिर्फ एक ही चीज नजर आती, बस उनके लिए वही दीवार, वो उनकी नजर में उस दीवार के ऊपर जो है, वो अगर रावलपिंडी लिखा हो ना तो कहेंगे भाईजान बस यहीं से कहानी स्टार्ट हो। हर एक अपना अपना तरीका है दीवार को देख। खैर, अमजद महमूद साहब का मंडी बहाउद्दीन से सवाल है, चौधरी परवेज अली साहब की पार्टी में क्या हैसियत है, क्या परवेज अली साहब सियासत से किनाराकश हो गए हैं, प्लीज कोई खबर जरूर दें। मैं देता हूं अमजद भाई, बिल्कुल मेरे पास खबर है। अच्छा किया आपने एक्चुअली रेस किया है। चौधरी साहब जो है ना वो मसलहत के तहत खामोश। चौधरी साहब का इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि सेहत की वजह से खामोश, मसलहत की वजह से। आप देख लीजिए कि जब से वो बाहर आए हैं वो एक्टिव नहीं। उनकी फैमिली बता ये कह रही है कि जनाब वो बहुत बीमार हैं, इस वजह से नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बिल्कुल एक मसलहत के तहत चुप हो गए। मैं उसमें एक रीजन मैं आपको खुल के बताता हूँ, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम जो है वो ECL से हट जाए और वो पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल कर। चौधरी साहब तो पार्टी उनको इस बात का पता है कि पार्टी के हवाले से जो है ना कोई इस वक्त फायदा नहीं है, एमी बिलावजा हाथ पांव मारने का कुछ नहीं मिलना। और चौधरी साहब ने हमेशा पॉलिटिक्स जो है ना वो पिंडी के साथ अटैच होगी हमेशा ही की। इस मरतबा कैलकुलेशन कोई गलत कैलकुलेशन कर बैठे। तो वरना ट्रेडिशनली आप जानते हैं कि चौधरी खानदान जो है, चाहे चौधरी शुजात हो या चौधरी परवेज अली हो, हमेशा पिंडी के साथ मिलकर पॉलिटिक्स